उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। इस नस्ल ने पहली मर्तबा जंग देखी है, और ये खुशनसीबी है इस नस्ल की कि ये आम जंग नहीं है, ये ग़ज़वा-ए हिंद है। मसला इस मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी का और टेररिज्म का, ये एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला हमेशा से है। ये मसला हर आए दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब जब मुशरिक दुश्मन हमारे घरों में दाखिल हो गया, इसने हमारे शहरों में जंग छेड़ी, हमारे एक एक शहर में जहां कहीं ख्वाब में कोई नहीं सोच सकता था कि दुश्मन के ड्रोन और तैयारे आ जाएंगे। उन्होंने भी अपने टारगेट मार लिए स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के साथ, जो हमारे मदरसे मारे हैं उन्होंने। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है। वी कैन नॉट अफोर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर ऑल अलोंग द बॉर्डर फॉर 10 days। कुछ ऐसा बज़ाहिर अब लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे कुछ बयानात सामने आ रहे हैं कि जिससे हमारी जग हसाई होना शायद शुरू हो जाए। हालांकि उन्होंने कोशिश पूरी करी कुछ ऐसा दिखाने की कि भारत ने भी इनके किसी भी बेस को टारगेट नहीं किया है। और हुआ यह कि पाकिस्तान के मीडिया में चलाया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेस को विजिट किया है। पर हुआ यह कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस प्रोपेगेंडा विजिट की जो पिक्चर्स सामने आई तो उसने उनकी पोल खोल कर रख दी। शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है कि हिंदुस्तान का फोकस अफगानिस्तान के ऊपर भी है, क्योंकि ये वो साइड है, ये वो कमज़ोरी है जो ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है, और कमज़ोर जो जगह है उसको हिंदुस्तान ने पकड़ना है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि हम जापान की तरह एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएं, लेकिन हमारे पास ना कोई फौज हो, ना कोई एटमी ताकत हो, ना हम कोई दुनिया में अपनी इज्जत और वक़ार की हिफाजत कर सके। अल्लाह ने पाकिस्तान को जानकर गरीब रखा था। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि पहला तो ये कि इस बेस तक पहुंचने के लिए इनको ऑफ रोडिंग करनी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो डैमेज हो रखी हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक टैंक पर चढ़कर अपनी स्पीच दे रहे थे। अब भला कोई बताएगा कि टैंक का रोल यहाँ पे कहाँ से आ गया? वो तो इस ऑपरेशन में कहीं था भी नहीं। इनकी विजिट की जो लोकेशन दिखाई गई है तो वो किसी भी एंगल से एयरबेस होने लग रहा है। हाँ, वो एयरबेस के आसपास के खेत जरूर हो सकते हैं, जहाँ शायद सुबह सुबह हमेशा जगी रहने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स बोतल लेके भी जाते होंगे। कि 17 साल जो मैं आपको जिस चीज़ पे लाता रहा, बताता रहा, जिस खतरे से आगाह करता रहा, वो खतरा था क्या? 6 से 7 हफ्ते हैं अब आपके पास। कुल्ली तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कार्रवाइयाँ करनी है। अच्छा, इनको फुल फ्लैश हमलों का आगाज अब होने जा रहा है, और इस दिन के अंदर मई, जून, जुलाई और अगस्त सबसे सेंसिटिव महीने हैं। उन्होंने भी अपने टारगेट मार लिए स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के साथ, जो हमारे मदरसे मारे हैं उन्होंने। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है। वी कैन नॉट अफोर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर ऑल अलोंग द बॉर्डर फॉर 10 days। अच्छा। 10 दिन में उनकी डबल दी आर्मी है, 15 लाख, हमारी 6 लाख है। उनकी 32 स्क्वाड्रन्स हैं, हमारी 18 स्क्वाड्रन्स हैं। उनकी बड़ी नेवी है, हमारी छोटी नेवी है। सेफ गार्ड के लिए हमने क्या किया, वो इवेंचुअली दे विल डोमिनेट, आई एम टेलिंग यू। एंड नो आर्मी चीफ वांट्स अ फुल फ्लेजेड वॉर। सही। सो अगर ये हो जाती है तो हमने सेफ गार्ड, थैंक यू टू AQ खान, टू सबर मुबारक मान, टू ज़ियाउल हक, टू ऑल दीज पीपल, नो डाउट, जिन्होंने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। नंबर 1, अगर वो हमें स्ट्रैंगुलेट करते हैं, इकोनॉमी रेड लाइन, स्पेस की रेड लाइन एक है थ्रेशोल्ड, और एक है मिलिट्री थ्रेशोल्ड। इकोनॉमी में अगर वो हमारी स्ट्रैंगुलेट करते हैं, एक लंबे दौरानिए का कर देते हैं ब्लॉकेज या क्वारंटीन, वी कैन गो न्यूक्लियर। ये मैं कह रहा हूँ, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, विकीपीडिया में पढ़ा हुआ है। नंबर 2, स्पेस, अगर वो एक बहुत बड़ा चंक हमारा कैप्चर कर लेते हैं, वी कुड गो न्यूक्लियर। अगर वो पाकिस्तान को रेती रहीम यार खान के आसपास 2 टुकड़ों में कर देते हैं, वी कुड गो न्यूक्लियर। अब जो जंग के हालात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। गुमसान की लड़ाई शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि क्रेडिट किसने लेना है।
लेकिन अब इस क्रेडिट लेने की इतनी डेस्परेशन है कि आज उस बेचारे जोकर को पहले टैंक पर चढ़ाया गया ले जाकर, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, फिर उनसे तकरीर करवाई गई और उन्होंने वहाँ पर गवाही दी कौम के सामने कि जनाब मैं गवाही देता हूँ इस जंग की सारी प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की थी, और साथ उन्होंने थपकी भी दी, और आर्मी चीफ साहब भी इतने ओवरवेल्म हो गए कि उन्होंने सलूट ठोक दिया उधर जब उन्होंने ये बात की। मरियम नवाज साहिबा कहना क्या चाह रही है कि यानी कि 6-7 मई की दरमियानी रात जो आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक रिस्पांस दिया था, उसमें उस रात हमने भारतीय राफेल तैयारे गिराए और J-10C तैयारे के बजाय हमने JF थंडर बकौल मरियम नवाज साहिबा के उससे और नवाज शरीफ साहब के विजन से गिराए हमने। ये मरियम नवाज साहिबा का कहना था, और नवाज शरीफ साहब अगेन जिस तरह उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब के विजन से हुआ है, यानी कि उनका कहने का मकसद है कि उन तैयारों में पाकिस्तान एयरफोर्स के का जो एक स्किल वाला या दिलेरी वाला या शहादत के जज्बे से सरशार पायलट उन तैयारों में मौजूद नहीं था, उन तैयारों में नवाज शरीफ मौजूद थे। अब मोदी ने कह दिया है कि हमारा जो पहलगाम है ये हमारा 9 मई है। अब जब भी कोई दहशतगर्दाना हमला होगा भारत में, कोई भी करेगा, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको? पाकिस्तान में 9 मई को बहाना बना के जलसे जुलूस सब कुछ रोक दिया गया। अब मोदी कह रहा है, नरेंद्र मोदी द PM ऑफ इंडिया इज सेइंग कि अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे। और ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें। बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें नरेंद्र मोदी ने की हैं। नंबर 1, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते। यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान। और इंपॉर्टेंट बात, कश्मीर पे बात तो दूर की बात है, जो बात होगी वो होगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है उसके ऊपर। हमारे वाले पे बात का आप सोचना भी भूल जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया गया है पाकिस्तान को। जो टेररिस्ट आर्मी है उसके जो चीफ हैं मुल्ला मुनीर, उन्होंने एक तकरीर करके बलोचों को भी धमकी दी और हिंदुस्तान को धमकी दी और अपने नफरत का भी इजहार किया बलोचों के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि ये 1500 लोग हैं, तो आपको इतनी बड़ी आर्मी 1500 लोगों के लिए वहां रखनी क्यों पड़ रही है? पहला तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि आपका जो ये टाउट वहां बैठे हुए हैं, ये जो सरफराज भट्टी के शक्ल में और दूसरों लोगों के शक्ल में जो नकली जुलूस निकालते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के लोग नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आपका कंट्रोल है बलूचिस्तान में, तो आप मुझे ये बताएं कि आप शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फिर ये क्यों आप लगाते हैं कि आप जो है सफर ना करें? समझे ना? तो ये तो इनका ये हाल है, समझे ना? दूसरा ये है कि हमारा मसला जो है वो 1948 से शुरू होता है, जब इन्होंने हमारा जो बॉर्डर क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इन्होंने फौज भेजी और फिर ये झूठ बोलते हैं कि हमारे खान ने साइन किया। जब हमारे खान ने अगर साइन किया होता तो उसके महल पे बमबारी करने की जरूरत क्यों पेश आई आपको? मैं अगर कोई चीज आपको दे रहा हूं, आपको एक गाड़ी में गिफ्ट कर रहा हूं, कि आप उसको तोड़ देंगे? समझे ना? तो ये इनका झूठ के बुनियाद पे ये मुल्क बना है, झूठ के बुनियाद पे चला रहे हैं। और ये मुल्क अब जो है कंगाल हो चुका है। ये हमारा जो जेनोसाइड है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इनको खून भी लग चुका है और हमारा जो दौलत ये लूट के ले जा रहे हैं चाइना के साथ मिलके। अब नया पार्टनर इनका जो है वो कनाडा बन गया, हमारा सोना लूट के ले जाने वाला।
اور اس کے بعد جو امریکنز کمپنی کو انہوں نے دعوت دی ہے اور دوسرے پورا ایک بازار ایک منڈی لگایا انہوں نے اسلام آباد میں، اس میں یہ جنرل صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے دکاندار بن کے کہ ہمارے جو ہے بلوچوں کی سرزمین اور اس کا جو وسائل ہے اس کو لوٹ کے جو وہ بیچ رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ چلے گا نہیں زیادہ، سمجھے نا. بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ جاگ چکے ہیں، وہ اٹھ چکے ہیں. باقی آتے ہیں ہم اس طرف نیا جو سچویشن ہے اس کا، جو نیا سچویشن ہے، جو نئے حالات ہیں، اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈاکٹر طارق چند صاحب نے نئے حالات کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے ہم کو جو باہر جو ہمارا ڈائسپورا ہے، جو لیڈرشپ ہے جو باہر دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آلریڈی ڈاکٹر طارق چند صاحب نے رابطے شروع کر دیے ہیں. اور ہم جو بھی کچھ کام کرتے ہیں تو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں. ایک انڈیویجول کھڑا ہو کے کہے کہ بھی میں جو ہے جا کے ایمبیسی بھی بنا لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ پورے بلوچ قوم کا مسئلہ ہے اور ایک سیریس مسئلہ ہے. اس میں ہم چاہتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ ہو تو اس فیصلے کے اندر جو باہر لیڈرشپ بیٹھی ہے، جو بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس، یورپ کے اندر ہیں، امریکہ میں ہیں، اور جگہوں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے اندر ہیں، تو وہ سب مل کے بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں گے کہ آج کے نئے حالات میں ہم نے کون سا اسٹیپ اٹھانا ہے جس میں دنیا جو ہے ہم کو ایکسیپٹ بھی کرے، ریکگنائز بھی کرے، اور ایک صحیح جو طریقہ کار ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے حساب سے اور دوسرے جو حوالوں سے. تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی قحط ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں اور لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. ایون ملک کے اندر جو ہے ہم کل اگر آزاد ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہیں بلوچستان کو چلانے کے لیے، بلوچستان کو سیکیور کرنے کے لیے، اور بلوچستان کو ایک دنیا میں ایک نیا نام روشن دینے کے لیے ہمارے پاس سارا کیڈر